हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज की 26 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है न्यू ओल्ड अमेरिका। इसमें जैसे ही जो न्यू इलेक्ट प्रेसिडेंट, अभी जिनका इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी जो ऑथ सेरेमनी उनकी बाकी है, जो बाइडन, तो उनका आने के बाद में आप देखोगे ओबामा के टाइम पे जो रिजीम हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप का एक यूँ मान लो इंटरवल है, ओबामा देन ट्रंप देन जो बाइडन। तो ओबामा वाला जो रिजीम था, ओबामा वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पैटर्न था, वो कहीं ना कहीं रिवाइवल की तरफ जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है अमेरिका की पॉलिटिक्स। बाकी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए क्या इफेक्ट आएगा, तो इस आर्टिकल को एक बार हम देखेंगे। फिर बात आती है, ये दोनों आर्टिकल्स हैं, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करवाया है लव जिहाद को लेकर के। तो दोनों आर्टिकल्स में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। देखेंगे क्या पॉइंट्स हैं, क्या एक पैटर्न निकल के आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ इस वाले में, इन दोनों आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, उसको तो हम पॉलिटिक्स को तो हटाएंगे, बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है हमारे काम का वो पिक करेंगे। फिर देखते हैं अ स्ट्राइक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि किस तरीके से, आज देखो वैसे तो 26 नवंबर है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे प्रीएम्बल में, आपने ये चीज़ बार बार पढ़ी होगी जब भी प्रीएम्बल पढ़ते हो। देखो वैसे रट लो प्रीएम्बल को, ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल में से कई बार क्वेश्चन आते हैं। फिर ये जैसे हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट एन एक्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो, तो उस 26 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आज वही दिन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कैसे डाइल्यूट किया गया है, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। राइटर जो है वो थोड़े से लेफ्ट विंग के हैं, डी राजा, सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकालेंगे अपने यहाँ से। ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, तो इस तरीके से इस पेज पे चारों आर्टिकल्स एक बार देखेंगे। इस पेज पे ये वाला आर्टिकल है लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी, कि किस तरीके से एक लंबा टाइम लगेगा इंडिया को रिकवर करने में, क्या इश्यूज़ हैं। एक तरफ तो रेवेन्यू कम आ रही है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ाने की नौबत आ रही है। तो दोनों तरफ से आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग डेटा है, वो हमारे काम आएगा, और पूरा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इकोनॉमी कहाँ चल रही है। ये आर्टिकल बहुत ही बढ़िया है डेमोक्रेसी को लेकर के, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का ओरिजिन होता है, कैसे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब ड्राफ्टिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो लीडर्स थे स्पेसिफिकली गांधी जी और BR अम्बेडकर जी, इनके क्या व्यूज़ थे डेमोक्रेसी को लेकर के, और क्यों इन्होंने डेमोक्रेसी को कुछ जगह पे क्रिटिसाइज़ किया तो कुछ जगह पे कहीं ना कहीं ये कहा कि ये एक बैकड्रॉप है जिसके बेसिस पे कुछ अच्छा काम हो सकता है आगे, राइट। तो दोनों आर्टिकल्स देखेंगे। ये आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है न्यू ओल्ड अमेरिका। जैसे ही US प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन की डिक्लेरेशन हुई जीतने की, तो उन्होंने कहा अमेरिका इज़ बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया था, अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट में थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रही थी, तो अमेरिका बैक में वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो अमेरिका ग्लोबल लीडर रहा है, जहाँ पर मिलिट्री कमिटमेंट्स अमेरिका ने किए थे, जहाँ से रिट्रीट किया है अमेरिका ने, जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी अलाइंसेस में अमेरिका एक असर्टिव रोल प्ले किया करता था, वहाँ पर अमेरिका ने पिछले 4 सालों में विड्रॉ किया है। जहाँ जहाँ पर WHO WTO जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कहीं ना कहीं आप देखते हो डोनाल्ड ट्रंप ने रैक कर दिया था, बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए थे इनकी वैल्यू को। उनको फिर से क्रिएट करना, अमेरिका की बॉर्डर्स को ओपन करना, जिससे कि जो इमिग्रेशन पे जो बैन लगाया गया या फिर इसको रेगुलेट किया गया था उसको फिर से ओपन करना, क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, और साथ में ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे बेस्ड एक एग्रीमेंट हुआ था उसको ख़त्म करना। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बाइडन ने कहा अमेरिका इज, बाइडन ने क्रिटिसाइज किया अपने पूरे इलेक्शंस कैंपेन के टाइम पे कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने अपने आप को इंटरनेशनलाइज किया, उस पूरी चीज़ों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो उन चीज़ों को हम फिर से
एक स्टार्ट देंगे, एक रीस्टार्ट देंगे उसको। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को एक कहते हैं ना कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में एक ब्रेक आया डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। अब जो बाइडन रिवाइवल देंगे ओबामा के पूरे ट्रेंड को। तो बाइडन की टीम भी लगभग आप देखोगे तो ओबामा के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे ना, वो ही कहीं ना कहीं अभी आ रहे हैं। तो आप देखोगे चाइना को भी थोड़ी बहुत एक आशा बन रही है कि इंटरनेशनलिस्ट जो बाइडन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायलैटरल रिलेशंस को थोड़ा सा रीसेट करेंगे, जो कि प्रीवियस 4 सालों के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ चुके हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कोई ना कोई जानबूझ करके कॉन्फ्रंटेशन जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी अब चाइना के साथ में, उसको कोई ना कोई अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एसयू का मतलब क्या होता है कि डेलिबरेटली अवॉइड करना, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बाइडन से एक्सपेक्ट कर सकता है चाइना भी। देखो ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का जो एक आइडिया दिया था, वो आप देखोगे तो अमेरिका की जो खुद की एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन था ना, उसके खिलाफ जाता हुआ एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखाई दिया था, ठीक है। बट ट्रंप ने आप देखोगे कि वहाँ पर अभी जो इलेक्शन हुए ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो जो बाइडन को अगर 75% वोट मतलब यूँ कहें अपन फिगर में बात करें 75 मिलियन वोट्स मिले हैं जो बाइडन को, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी 70 मिलियन वोट्स मिले हैं, मोर देन 70 मिलियन। तो जो डिसकंटेंट है ना, पॉपुलर डिसकंटेंट है, वो अभी भी लगातार आ रहा है। और उसमें भी स्पेसिफिकली देखिए, एक तो अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा था एंडलेस, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, सोल्जर्स वहाँ पे ऑक्यूपाइड थे, बहुत सारा रेवेन्यू अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, वहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्फ्यूज़ कर दिए, बट उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसी तरीके से ग्लोबलिज्म की बात भी करोगे तो अमेरिका में जो लोग आते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, पर अमेरिकन लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो वो अभी भी आप समझ सकते हो, अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिकन हार्टलैंड में ये आइडिया है कि कैसे भी करके आप अमेरिका फर्स्ट की आइडियोलॉजी पे काम करो। क्योंकि वोट्स में डिफरेंस देखोगे तो 5 मिलियंस या फिर मान लो 6 मिलियंस, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो आप बाकी तो देखो ना, बाकी अभी भी मतलब इस कंजर्वेटिव जो अप्रोच थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली भी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर देखें, अभी जो बाइडन इलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना कि एंथुजियाज़म भी है उनमें कि हाँ सब कुछ सही कर लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी होगा क्या, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं दोनों धड़ों में बराबर की टक्कर है, समझ गए। इसी तरीके से एक ये चीज़ भी आती है कि जो सेनेट है यूएसए की, जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब हमारी पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट, और हमारे जैसे अपर हाउस राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वैसे ही वहाँ पर सेनेट है। तो सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की मेजोरिटी है। तो वैसे तो इतना कोई ईजी पाथ नहीं रहेगा जो बाइडन के लिए, बट स्टिल एक मौका है कि हाँ अमेरिका इज बैक का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब इंडिया की बात करें तो जो बाइडन किस तरीके से गवर्न करेंगे, तो इन हार्ड टाइम्स में तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अब जैसे कि हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया था कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एंटनी ब्लिंकन या फिर हम बात करें जैक सुलिवन, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं एज ए सेनेटर, या फिर कैसे करके साउथ ब्लॉक के साथ में इनका एंगेजमेंट रह चुका है। ऐसे ही जॉन कैरी को भी अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के तरीके से उन्होंने काम किया है। आप देखोगे ये सारे के सारे वही फेसेस हैं जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में एंगेज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि देखने वाली बात है कि बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन में दोनों कैसे काम करते हैं कंट्रीज आगे मिल करके। आप देखोगे कि यूएसए की इलेक्शन के बाद में अब दिल्ली में भी एंथुजियाज्म थोड़ा बहुत और आया है, और भी सारे पर्सपेक्टिव खुलेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे। वैसे आपको स्टेटमेंट्स पता होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कही थी कि मोदी इज़ अ हार्ड नेगोशिएटर, मतलब कोई ट्रेड डील प्रॉपरली साइन नहीं हो पाई थी, और ये रियलिटी भी है। तो देखने वाली बात है अब ट्रेड डील में इंडिया और यूएसए आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चाइना को ही आड़े हाथ नहीं लिया है, इंडिया को इंपोर्ट्स, इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स पर भी कहीं ना कहीं बैन लगाया है, ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव, आयरन एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक लगाई थी, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज किए थे, ठीक है। अब देखने वाली बात होता है क्या, वही है मेन चीज़।
नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रोल इट बैक। अभी ऑर्डिनेंस को क्लियर किया गया है और इसमें सीधा सा क्लियर ये है कि अब पुलिस को, स्टेट पुलिस को इनेबल कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि वो इंटरफेथ मैरिज में अगर कहीं पर भी गड़बड़ मिले, और स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर लड़की का रिलीजन चेंज कराने के लिए ही शादी की गई है तो उस केस में यूपी की पुलिस के हाथ में पूरी पावर्स हैं कि वो पनिश कर सकती है मेल काउंटर पार्ट को। समझ रहे हो? सीधा सा है कि सोल इंटेंशन क्या है, अगर शादी करने के पहले कि भाई लड़की का धर्म परिवर्तन कराया जाए, अगर ऐसा है तो आप उसको पनिश करो। देखो वैसे एक चीज़ बताऊं, इस चीज़ में यहाँ पे क्रिटिसिज्म तो पूरी इसको किया जा रहा है, बट यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें ना तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर निकल के आती है, केवल इंटेंशन यही है कि लड़की का धर्म परिवर्तन करना है, तब तो देखो गलत बात है, तब तो ऐसा होना चाहिए। पर अगर लड़की राजी राजी हाँ करे शादी करने के लिए तो फिर उस पर बैन नहीं लगना चाहिए, तो फिर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। खैर फिलहाल आर्टिकल की हम बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं आप देखते हो, जो कि इनएलिनेबल है, कि किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में केवल इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो बात अलग है, बट फिर भी उसमें आर्टिकल 2021 तो हमारे पास में बचता है। तो इन राइट्स को आप कैसे दूर कर सकते हो? एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, जो कि एडल्ट सिटीजन है, जिसको राइट है कि वो कैसे रहना चाहती है और कौन किसको अपना पार्टनर बनाना चाहती है। तो अगर वो किसी भी फेथ को फॉलो करे, किसी भी चॉइस की वो लाइफ जिए, तो उसका खुद का प्राइवेट कॉल होना चाहिए। और ये तो एनविसाज किया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर बात करें तो आज अगर देखें तो हमारे यहाँ पर लव जिहाद का जो इशू है रिपीटेडली कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और अब आने वाले टाइम पे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ये भी कुछ स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईगर हैं कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाए। अगर इस प्रपोज्ड लॉ के प्रोविजंस को हम देखें तो स्टेट ने चूज़ किया है इन्वेस्टिगेट करना कि भाई जो औरत, जो एक लड़की हिंदू है, उसके साथ में शादी की गई है, तो उसकी शादी के पीछे मोटिव क्या रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और फिर उसके बाद में पावर जो है इस तरीके से है कि अगर वो मोटिव गलत मिला, जैसे हमने देखा केवल रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मिला, तो इंटरफेथ मैरिज को एन्यूल कर दिया जाएगा, मतलब खारिज कर दिया जाएगा। तो आप देखोगे सोल पर्पज अगर देखा जाए तो अगर रिलीजियस पर्पज ही है, रिलीजियस कन्वर्जन ही है, तो उसके बेसिस पे तो यहाँ पर पॉइंट ही आ जाता है निकल के कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट हमारे पास में अगर जो अवेलेबल है उनको देखें तो कुछ और ही हमें आइडिया लगता है कि हमारा कंट्री क्या आइडियाज़ को एनविसाज करता है कि ना तो क्लेन काउंसिल, ना कोई खाप पंचायत या फिर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनमें से किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया हुआ है कि किसी की भी पर्सनल चॉइस को चेक करे, वेटिंग करे, ठीक है, कि वो सही है या फिर गलत है। पर्सनल चॉइस के लिए सबके पास में फ्रीडम है। वहाँ पर ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, ना कोई खाप पंचायत, ना कोई क्लेन काउंसिल। तो इस तरीके से पुलिस की एग्जामिनेशन अगर अलाउ कर रहे हो तो वो भी ये चेक करने के लिए कि इंटेंशन क्या थी एक आदमी की जिसने एक औरत के साथ में शादी की, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि ये तो कोशिश की जा रही है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हम कहीं ना कहीं स्विंग कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ और बोल रहा है और रियलिटी में कुछ और। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रैम्पेंट अब्यूज़ हो सकता है, मतलब एक लार्ज स्केल पे जो भी लॉज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है इनका गलत तरीके से या फिर कह सकते हैं मिसयूज़ हो सकता है। आपने लेजिटिमाइज कर दिया कम्युनल फैंटेसी को, क्योंकि आज आप देखो इंडिया बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड सोसाइटी है, ठीक है। इसी तरीके से मुस्लिम्स के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो हिंदू वुमेन को कहीं ना कहीं उसके खुद की जो राइट टू लाइफ है, जिसके अंडर में उसकी खुद की मैरिज करने का जो खुद का राइट है, जैसे वैसे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स 2019 में कि राइट टू मैरी आर्टिकल किस में आएगा, मतलब ये राइट टू मैरी प्रोविज़न कौन सा आर्टिकल में आएगा, तो आर्टिकल 21 में आता है ये राइट टू लाइफ में। तो आप वो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो। तो आप इस तरीके से एक तरीके से मार्शल हिंदू यूनिटी
इनेबल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर राइटर जो आर्टिकल है वो यूपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हाथरस गैंगरेप हुआ और उसके बाद में आप देखोगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वुमेन रेस्पेक्ट को जिस तरीके से एकदम डिस्कार्ड किया, उसी तरीके से अब लव जिहाद का ऑर्डिनेंस यूज़ करके यूपी की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरफेथ अगर शादी के लिए जाती है कोई भी औरत, तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से ये तो एक पेट्रियार्कल सिस्टम की बात हो रही है, पेट्रियार्कल ऑब्सेशन की बात हो रही है। पैरानोइया का मतलब होता है ऑब्सेशन, कि हाँ आप यहाँ पे पैतृक जो सिस्टम चाहते हो उसके हिसाब से चलाना चाह रहे हो। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं वुमेन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो जाएगा, वुमेन वेलफेयर के अगेंस्ट हो जाएगा। एक रेटोरिक लगातार आता रहता है कि हमें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है और साथ में उनको बचा करके रखना है, तो उसके बेसिस पे तो बहुत सारी ऑनर किलिंग भी होती है। तो इस तरीके से तो आप एक इंडिविजुअल जो एक लेडी है या फिर जिसको कहते हैं फीमेल सेक्सुअलिटी को जो फॉलो करते हैं उनके तो अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो कास्ट और क्लेम बैरियर भी बहुत सारे हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो उनको भी कहीं ना कहीं आप लेजिटिमाइज करते जा रहे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट को ओवरटर्न किया है जिसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि कन्वर्जन जो है मतलब कन्वर्जन जस्ट फॉर मैरिज, केवल शादी के लिए कन्वर्जन किया गया है। तो इसको लेकर के बहुत सारे इशू चलते आए हैं। अभी हमने जुडिशियल बार्बरिज्म का भी एक इशू बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल पॉइंट आउट किया है कि केवल कन्वर्जन कराने के लिए शादी की जा रही है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल गलत है। और उसी चीज़ का यूज़ करके अभी यूपी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बैड इन लॉ बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन चीज़ बार बार में वही निकल के आती है कि फ्रीडम ऑफ मतलब फ्री विल एंड चॉइस का जो एक स्कोप रहता है वो हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन हो, सबको इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट बी क्रैम्प्ड, और यहाँ पर ज़रूरत है कि कैसे भी करके इस कानून को अब विड्रॉ कर लिया जाए। ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी लव जिहाद पे है, लॉ ऑफ अनफ्रीडम। इसमें भी ये बता रहे हैं कि लव जिहाद फिर से एक हेडलाइन बन के निकल के आ रहा है। ये लव जिहाद का नोशन गुजरात में 2007 में आया था, फिर 2009 में केरला में आया, फिर कर्नाटका में आया। और आप देखोगे आरएसएस और या फिर जो श्री राम सेना है उन्होंने मिलकर के इस लव जिहाद के फैक्टर को यूज़ करके एक एनकरेजमेंट लेकर के आए कि हिंदू गर्ल्स को कैसे भी करके आउटसाइड ऑफ देयर रिलीजन जाकर के शादी ना करे या फिर उनको कम्युनिटी में ही रखा जाए। मतलब इंटर कम्युनिटी जो वेडिंग होती है उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। ये तो देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हमारे बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। रही सही में फिर ये रेटोरिक फिर से आता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट होकर के आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद में बहुत सारे एक तरीके से प्यार अंधा या धंधा समथिंग करके ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। देखते जाओ आप। फिर बाद में एक स्लोगन निकल के आता है, एक नया कम्युनिटी बनती है, स्पेशल ग्रुप बनता है, हिंदू बहन बेटी बचाओ संघर्ष समिति। इसमें कहीं ना कहीं जो डॉटर्स की मैरिजेज हैं उनको मुस्लिम्स के साथ अगर वो करती हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोकना। और उसमें कहीं एक चीज़ आती है ना कि अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत भी अगर कंसर्न है अपनी बेटी को लेकर के, वो अगर इनको अप्रोच कर देते हैं संघ को या फिर किसी को, मतलब यहाँ पे पॉइंट बीजेपी और आरएसएस पे किया जा रहा है टारगेट, वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, काम की जो चीज़ है वो आ जाती है एक तो लड़की का जो राइट है ना खुद का, वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर काम का जो कॉन्सेप्ट है जो काम आ सकता है वो आता है ये वाला पैराग्राफ कि जब हदिया केस हुआ था केरल में, एक लड़की जिसका पहले तो वो हिंदू थी फिर उसका नाम हदिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसका केस उसके माता पिता ने उस मामले में उस शादी को नलीफाई करने के लिए वो केरला हाई कोर्ट पहुंच गए और केरला हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो शादी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर गार्जियंस की कोई वो नहीं है और लड़की से शादी दबाव में करवाई गई थी। कहने का मतलब है वल्नरेबल गर्ल कंसिडर करके और फेवर कर दिया माता पिता का, लड़की के माता पिता का, जो कि उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर उसका हस्बैंड, हदिया का हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाता है और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने
एक मतलब ऑर्डर डिक्लेयर किया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, वो इस पे काम करे और ये पता करे कि क्या ये पूरा कन्वर्जन का एक अपने आप में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी के बारे में मतलब एक था कि पॉसिबल इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कहीं पे, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा मतलब पहले तो ये कहा कि भाई पर्सनल कस्टडी में रहेगी, पेरेंटल कस्टडी में रहेगी वो बेटी, कहने का मतलब पति को छोड़ना पड़ेगा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आए ना मार्च 2018 में, तब पता पड़ा कि वो मैरिज बिल्कुल वैलिड थी। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर ये देना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में पता तो होना चाहिए, क्योंकि हदिया केस में भी जल्दबाजी के चक्कर में हाई कोर्ट ने उस मैरिज को डिस्कार्ड कर दिया था। समझ गए? एक तो ये चीज़ यहाँ पर काम की है। फिर यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अपना ये कानून लाने की कोशिश कर रहा है इंटरफेथ मैरिज को अनलॉफुल कंसिडर करने के लिए। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अभी आप एक तरीके से देख सकते हो एक ट्रेंड सा बन चुका है। और यहाँ पर राइटर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये अपने आप में पहले ही एंटी इस्लामिक स्टांस आ चुका है, और रही सही में ये लव जिहाद का इशू है, वो भी कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब बात आ जाती है कि हिंदू नेशनलिज्म की अगर बात की जाए, ये थोड़ा जानने के लिए ही बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमारे लिए कितना हिंदुत्व है इसके बारे में हमें घुसना ही नहीं है। हमारे यहाँ पर जो काम की चीज़ थी वो हदिया केस था बस, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बाकी चीज़ें बस केवल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में है। बाकी यहाँ पे देखोगे कि जो वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की बात कही थी, यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तो ये बोला था कि नॉन हिंदू जिन्होंने इस धरती को अपनी मदरलैंड की तरह एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी हिंदू ही कंसिडर किए जाएंगे। तो उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं जिन्होंने मदरलैंड की तरह कंसिडर कर लिया वो भी हिंदू ही हैं। तो अगर वो शादी करते हैं, मतलब नॉन हिंदूज हिंदू बेटियों से शादी करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखें तो वीडी सावरकर की आइडियोलॉजी पे अगर कोई चलता है तो उसके हिसाब से भी आज के ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक कॉन्ट्रावेंशन आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट है कि वीडी सावरकर ने तो कुछ और कहा। कहने का मतलब ये है कि जिन हिंदुओं को जो टर्क्स का अटैक हुआ था मेडिवल पीरियड के टाइम पे कन्वर्ट किया गया था, तो ब्लड तो बोलो उनमें यहाँ का ही है ना। तो आप फिर वो चाहे किसी भी रेस में हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो सावरकर की लेक्सिकन, सावरकर की डिक्शनरी में तो उनको एक तरीके से हिंदू या फिर नेटिव ही कंसिडर किया जा रहा है। और उसको कहीं ना कहीं सीमेंटिंग फोर्स की तरह भी देख सकते हैं कि अलग अलग सोच के लोगों को, अलग अलग जो फेद के लोग हैं उनको एक साथ लाया जा सकता है। तो उसमें तो कहीं ना कहीं अभी जो करंट लॉज हो जा रहा है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं। ये केवल एक चीज़ बताने की थी, आपको किसी काम में नहीं आने वाली ये चीज़ें। एक साथ में जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने भी अभी प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशनल प्रोविज़न है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो या फिर हमारे जो ट्रेंड्स रहते हैं कि सोशल हार्मनी हमारे यहाँ पर चलनी चाहिए, उन चीज़ों को। बाकी और कुछ भी काम का नहीं था इस आर्टिकल में, पॉलिटिक्स ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं गए। एक बार रीडिंग आप मारना चाहो ज़रूर मार लेना। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्राइक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, देखते हैं किस तरीके से। देखो नवंबर 26, 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कर दिया था। और आप देखोगे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर जी। और उन्होंने एक मतलब जब ये ड्राफ्ट कंसिडर किया जा रहा था तो कुछ कंसर्न्स राइज किए थे कि क्या होगा इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का आने वाले टाइम पे। तो आज लगभग 7 दशक बीत चुके हैं, तो उन 70 साल के बाद में आज देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ का सामना करता देख रहा है खुद को। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन जिनके बेसिस पे ये कहा गया था कि हमारी डेमोक्रेसी थ्राइव करेगी, सरवाइव करेगी, वही इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं आघात लगाए हुए बैठे हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। जिनको सेफ गार्ड करने का काम दिया गया था वही कहीं ना कहीं अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। बट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को यहाँ पर राइटर कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि सब्ज्यूम किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को निगेट कर दिया गया है, द वेरी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें
डेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हुआ करता है जब भी कोई चीज़ पार्लियामेंट में आती है और उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को एक साथ कंसिडर करके फिर उसके बाद में कोई बिल बनाया जाए जिसके बेसिस पे पूरे देश को रूल में आके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एंटी फार्म बिल, एंटी वर्कर लेबर बिल, ये जो आए वो अनडेमोक्रेटिकली लेजिस्लेचर ने पारित कर दिए और आप देखोगे वो अभी लगातार कहीं ना कहीं आगे चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या थोड़े से लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज हमेशा करते रहते हैं, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं कि जो भी कैपिटलिस्ट, आप इकोनॉमी की ग्रोथ की बात इनके सामने ज़्यादा नहीं कर सकते, ये वेलफेयर स्टेट्स की ज़्यादा बात करेंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं मेन चीज़। साथ में यहाँ पर सीधा ये अटैक कर रहे हैं जो हमारी जुडिशरी पे, कि जो हमारा जो मेन बेस है इक्विटी और जस्टिस प्रोवाइड करना, एक इंडिविजुअल को वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जहाँ पर हम इंडिया में रह रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हो एक फ्लैग्रेंट वायलेंस हो रही है इन सभी वैल्यूज़ के अगेंस्ट में, जो कि हमारे कोर में कहते हैं ना फाउंडेशन स्टोन जो हैं। ये अपने आप में एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट वे है जिसके बेसिस पे आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है एस ए बोबडे जी, उन्होंने 2 ओकेजन्स में ये कहा कि भाई आर्टिकल 32 को आप कम से कम यूज़ करो। देखो इसके बारे में हम बहुत चीज़ें जान चुके हैं कि क्यों आर्टिकल 32 को यूज़ करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि भाई कम से कम यूज़ करो। हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स भी है और ये आर्ग्यूमेंट भी है कि क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, जिसमें से एक आर्ग्यूमेंट एक और ऐड हो जाएगा क्रिटिसिज्म के लिए स्टेटमेंट की पर्टिकुलर की बात की जाए। आर्टिकल 32 के लिए बी आर अम्बेडकर जी ने जो ये स्टेटमेंट कहा था ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस आर्टिकल को अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि ये एक एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि अगर उसके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर उस डेमोक्रेटिक कंट्री में, पर्टिकुलर इंडिया की बात की जाए, नहीं मिल रहे हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को यूज़ करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकता है। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये ही आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर ये आर्टिकल हटा दिया गया आर्टिकल 32 तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब मैं किसी और आर्टिकल को प्रेफर नहीं करूंगा ओवर दिस वन, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अगर डिस्करेज करता है लोगों को इस आर्टिकल के ऊपर रिलाई करने से, तो आप कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन आत्मा से आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। फिर माइग्रेंट वर्कर्स की बात की जाए तो जुडिशरी किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ज़्यादा एक कहता है ना कि सपोर्टिव नहीं हो पाई, क्योंकि शुरुआत में जुडिशरी ने ये कहा कि माइग्रेंट लेबर जो है वो इस तरीके से वापस से जा रहा है, रिवर्स माइग्रेशन जो देखा जा रहा है वो पब्लिक पॉलिसी डोमेन में आता है। बट बाद में जैसे ही जुडिशियल इंटरवेंशन किया गया तो पता पड़ा कि कितने मिलियंस को कितनी ज़्यादा सफरिंग्स का सामना करना पड़ा, जो कि अनइमेजिनेबल है, कितनी हार्डशिप उन लोगों को देखनी पड़ी थी। इसी तरीके से हाथरस केस में भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स ने जल्दबाजी में हाथरस में जो लड़की के साथ रेप हुआ, फिर उसके बाद में सो कॉल्ड एलिजिडली था, है ना, अभी तक क्लियर वो एक होते हैं ना रिपोर्ट जब तक आएगी फाइनलाइज होगा रेप वाला, तो उस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यंग दलित वुमेन को उसके खुद के राइट नहीं मिले कि उसका रेप हुआ, फिर उसको ब्रूटली असॉल्ट किया गया हायर क्लास के लोगों के द्वारा, कास्ट के लोगों के द्वारा, और फिर उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया डिस्पाइट ऑफ द प्ली, जबकि उसकी फैमिली ने एक प्ली लगा दी थी कि हमारी बेटी को जलाया ना जाए, उसके बावजूद भी उसको जला दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप फैमिली जो विक्टिम फैमिली है उनको भी रोका गया, तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं अलाउ नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता होगा सिद्दीकी कोपन करके जो केस चल रहा है जिसमें आर्टिकल 32 को डिस्करेज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर, उसमें ये हाथरस वाले केस में ही वो रिपोर्टर जा रहे थे, वहाँ रोका गया था, डिटेन कर लिया गया था। तो देखोगे जिस तरीके से ये आउटरीजियस मैनर में, जो आप कह सकते हो शॉकिंगली बैड वे में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अगर डिस्कार्ड करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हो ये एक फर्टाइल कंडीशन बन रही है कि एक फासिस्ट डिक्टेटरशिप यहाँ पे इमर्ज होकर के आए। यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है राइटर के द्वारा कि हिटलर और मुसोलिनी जैसी लीडरशिप कहीं ना इमर्ज हो जाए हमारे यहाँ पर, जिस तरीके के प्रोविजंस है। बट ऐसा कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, बट वही बात है, पढ़ना जरूरी है, आर्टिकल में देखे तो सही कि क्या क्या और चीज़ें हैं, आइडियाज़ जो हमें सीखने हैं।
एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर या फिर जुडिशरी की अगर बात करें, अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को वायलेट करेंगे तो लॉलेसनेस आती जाएगी और किसी को भी आप, जिस एक इंडिविजुअल को आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पे रोक सकते हो, इंडियन सिटीजन को, वो रेस्ट्रिक्शंस आपके हाथों से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे से काम करना होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक, उनको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। साथ में आप देखो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पर जस्टिस है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। अगर इन इवेंट्स के बैकड्रॉप पे अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज रूरल अर्बन वर्कर्स को, या फिर जो पीजेंट्स हैं या जो लेबर क्लास है उनको। ठीक है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपनी बात को नहीं उठा पा रहे हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि उनके पास में एक तरफ तो इकोनॉमिक डिमांड है, तो दूसरी तरफ उनके पावर्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया गया है। रिसेंटली जो ये लेबर लॉ, लेबर कोड जो पारित किए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे आज है, तो उसके बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आज हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम अपहेल्ड कर सकते हैं और कैरी ऑन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज ज़रूरत है कि फ्रीडम के लिए पूरा कंट्री एक साथ आए, वर्किंग क्लास एक साथ आए। वही मार्क्स की आइडियोलॉजी कि सारे मजदूरों एक साथ आ जाओ और ये जो बर्जुआ क्लास है, कैपिटलिस्ट है, इनको उखाड़ के फेंक दो। तो ये बोलना है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम तभी सेव कर सकते हैं जब सारे वर्किंग क्लास एक साथ आ जाए। तो पॉइंट यहाँ पे क्रिटिसिज्म वाले ही है मेन, ठीक है, और कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें भी हमें एंगल दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी। यह आर्टिकल लिखा हुआ है धर्मकीर्ति जोशी और आदेश वर्मा के द्वारा। पेंडेमिक ने देखो एक सीजर कट लगाया है, मतलब दो धारी तलवार होती है ना सीजर, वैसे बोले। एक तरफ तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक आउटपुट की बात करो, गवर्नमेंट इकोनॉमिक आउटपुट के हिसाब से देखो तो एक तरफ तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ सेफ गार्ड करना है लोगों की ज़िंदगी को और उनकी लाइवलीहुड को, तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब आमदनी अट्ठन्नी हो रही है, पर वही बात है, खर्चा रुपया का रुपया ही है। अभी भी गवर्नमेंट के पास में इतना ज़्यादा दम नहीं आ रहा है। तो इस इफ़ेक्ट की अगर देखें तो ये देखो बहुत लंबे समय तक जाएगा। और देख सकते हो एक तरफ रेवेन्यू की कमी है तो दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, तो क्या हो गया, आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा, कर्जा बढ़ेगा अब धीरे धीरे। देखो अब आप इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं सेंटर और स्टेट की एबिलिटीज़ पे, कि किस तरीके से वो अभी करंट फेज में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं, दोनों की दोनों गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो आप इस पर क्या देख सकते हो, केवल एक तरीका बच जाता है उधार लेना। अब उधार लेने के भी दो तरीके हो सकते हैं, कि एक तो वो मार्केट से पैसा उठाए, या फिर वो जैसे आरबीआई से या फिर कह करके डेट मोनेटाइजेशन का एक सेगमेंट यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि पहले एक सेगमेंट हम कंसिडर करते हैं रेवेन्यू साइड का। देखो सरप्राइज़ तो नहीं है कि हमारे यहाँ पर अप्रैल सितंबर का जो फर्स्ट हाफ गया है इस फिस्कल ईयर का, तो उसमें देखोगे सेंटर का जो नेट रेवेन्यू है ना, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन दोनों आए हैं, वो आप देखोगे वो लगभग रहा है 5.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि आप देखोगे टोटल बजट में जितना एलोकेशन हुआ है ना, जितना एस्टिमेट लगाया गया था, उसका केवल 27.3% ही मिला है। जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखें ना, तो पिछले साल का कंपैरिजन आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में पिछले साल में लगभग 41.6% रेवेन्यू कलेक्शन हो चुका था गवर्नमेंट के पास में, जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था। तो आप देख सकते हो कितना लॉस है, समझ गए। इसी तरीके से आप देखोगे, इसको दूसरे एंगल से भी दिखाना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा माइक्रो लेवल डेटा है, एक साल का ये, तो इतना ज़्यादा आप नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पैंडेमिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देने में थोड़ा सा ये डेटा काम आ जाएगा सब्सटेंशिएट करने में। ठीक है, दूसरा एंगल ये बताते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में कि पहले हाफ में हमारे यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन ड्रॉप देखा गया है 32.5%, जो कि पिछले 5 फिस्कल ईयर्स की अगर बात की जाए तो 15% का ग्रोथ रजिस्टर किया जा रहा था। तो आप देख सकते हो पैंडेमिक ने कितना गजब का डेंट किया है। अगर फिस्कल डेटा के हिसाब से अगर हम चलें तो इंडिया में जो जितने भी नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, नॉर्मल स्टेट्स जिनको कंसिडर करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो उनमें से 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनकी रेवेन्यू डाउन हो चुकी है लगभग 21.5% से।
जो कि पिछले 5 सालों में आप देखोगे तो लगभग 10.5% की ग्रोथ रजिस्टर की जा रही थी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। दूसरा, सेंटर के हाथ से बहुत सारा पैसा स्टेट्स को जाता है, ग्रांट्स के तौर पे भी जाता है, और कुछ रेवेन्यू जो डिवीजन होता है, जैसे जीएसटी का हमने बहुत बार बात कर ली, तो वो जो सेंटर के पास में कलेक्शन कम आ रहा है तो स्टेट्स के पास में भी कम चला जाएगा। और स्टेट्स इस चक्कर से थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं कि पहले तो चलो उनके पास में ऑटोनॉमी थी, अब तो जीएसटी को इंक्रीज करने में सेंटर की परमिशन भी लेनी पड़ती है, सेंटर को स्टेट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, और या फिर ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल को वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी स्टेट की सेंटर के पास में पैसे की कमी का असर सीधा स्टेट्स पर भी ऐसे के ऐसे डिलीवर होता चला जाता है। ठीक है, तो और एक्सपेंडिचर आप दूसरी तरफ देखोगे तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि स्टेट्स की तरफ अगर आप देखते हो ना तो स्टेट्स में हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। आप यहाँ पे देखो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो हेल्थ को टैकल करने के लिए स्टेट्स को जल्दी से काम करना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल इश्यूज हो या फिर पब्लिक हेल्थ को लेकर के काम करना पड़े। तो वो बात ठीक है कि सेंटर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, बट स्टेट्स को ज़्यादा शोल्डर करना पड़ता है इन सारी इश्यूज को, जब स्टेट सब्जेक्ट में आ जाता है कोई भी पॉइंट। 11 स्टेट्स के अगर टोटल एक्सपेंडिचर की स्पेंडिंग की बात करें तो वो 1.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, और आप दूसरी तरफ देखोगे तो 23.4% की आप देखोगे तो कैपिटल स्पेंडिंग भी डाउन हुई है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो 1.5% रिड्यूस हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, ध्यान रखना, केवल 1.5%। ठीक है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिंग आप देखोगे तो वो कितनी हो रही है, 23.5% के लगभग। इसका असर क्या होगा, देखो 1.5% रेवेन्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, केवल आप जो नॉर्मल जो डेली लाते हो खाते हो वो खर्चा तो आपका एज इट इज़ मेंटेन्ड है, जबकि जो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो, कोई बिजनेस चलाते हो, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो, कैपिटल जिसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में पैसा एक बार आप लगाते हो फिर वो कमा करके आपको देती है, वो देखो कितना डिक्लाइन कर गया। तो इसका तो लॉन्ग टर्म पे असर आएगा कि नहीं, बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो देख सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो लगातार वैसा का वैसा मेंटेन्ड है, बट जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो वाकई में कमा के दे सकता है लंबे लॉन्ग टर्म में, वो खर्चा जो है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट अगर दोनों को देखें तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा है, जबकि अगर देखा जाए स्टेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टेट्स को तो और भी ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बजट में जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। अगर स्टेट्स की हम बात करें तो वो चिंता में है, क्योंकि लगभग 60% उनका जनरल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो अभी कम से कम कंस्ट्रेंट हो चुका है, रुक चुका है। मतलब जहाँ 100 रुपये खर्च करने थे ना कैपिटल पे, वो केवल 40 रुपये ही हो पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, जब से ये फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पे चल रहे हैं कि कैसे भी करके फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करना है, तो उसमें वो स्टेट्स जब आगे चलना शुरू हो रहे थे तो ये कोविड-19 का ब्रेक आ गया। और आप देखोगे एग्जाम्पल यहाँ पर राइटर दे रहे हैं कि 2019-20 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स का 4.97 लाख करोड़ था, वो कम हो 20% तक कम हो करके आप देखोगे बहुत ही कम हो गया है। जो मतलब 2019-20 का आप देखोगे तो ये एक्सपेंडिचर 4.97 लाख करोड़ का है। ठीक है, हो रहा है अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि बजट में कितना एनविसाज किया हुआ है, 6.22 लाख करोड़ का, तो 20% का रिडक्शन। इसके अलावा जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप देखोगे तो केवल 9% का रिडक्शन देखा जा रहा है, स्टेट लेवल की बात की जा रही है, जबकि ओवरऑल तो हमने कितना देखा 1.5%। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एज इट इज बना हुआ है, जबकि कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। अब कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो देखो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रजिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो सेंटर का जो एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अभी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना ही कर रहा है। हाँ, बजटेड लाइंस की तरफ चल रहा है, पर फिर भी रेवेन्यू का कंस्ट्रेंट है, पैसा इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो रेवेन्यू में भी शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं होंगे तो फिर पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अब रेवेन्यू नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, तो बोरोइंग ज़्यादा करोगे। अब बोरोइंग में भी आप देखोगे तो लगभग 50% का इंक्रीमेंट देखा गया है उधार लेने में। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आप देखोगे 2019-20 का,
ऑल जनरल गवर्नमेंट डेट की अगर बात की जाए, मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आ गई, उनके ऊपर कर्जा कितना है, तो 2019-20 में था 76.7% ऑफ जीडीपी, जिसमें 50.4% तो किसके ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और 26.3% किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। आप ये देख लेना जरूर, इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, ये कई बार काम आ जाता है, ऐसे राइटिंग में हो सकता है या फिर कहीं का आंसर को सब्सटेंशिएट करने में ये डेटा काम आ सकता है कि किस तरीके से कर्जा बढ़ता चला जा रहा है हमारी गवर्नमेंट पे, या जिसको एक्सचेकर बोला जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक क्लोजर लुक अगर यहाँ पे दें इस पूरे डेट को जो हमने प्रीवियसली डेटा देखा, तो पिछले सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डेट टू जीडीपी अगर देखें तो वो तो देखो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। मतलब सेंटर के ऊपर तो कर्जा धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दूसरी तरफ स्टेट का डेट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए ना, कि स्टेट की कितनी है, मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, उसका अगर रेशियो हम डेट के हिसाब से देखें कर्जा कितना है, तो वो ट्रेंड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बट सरप्राइजिंग यहाँ पर चीज़ क्या आ रही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट की अगेंस्ट में अगर इंटरेस्ट पेमेंट की बात देखी जाए कि कितना स्टेट्स को पैसा इकट्ठा हो रहा है रेवेन्यू से, और इंटरेस्ट वो पेमेंट कितना है, जैसे मान लो कर्जा है तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कर्जा तो स्टेट्स पे बढ़ता चला जा रहा है, बट इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा लोड कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा एक डाइवर्जिंग इशू आ रहा है, बट इसकी वजह क्या है, आप कर्जा ले भी रहे हो तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, कम चल रही है। इसका एक ये पॉइंट हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं कि मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट चल रही है, इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनको सस्ते में लोन अवेलेबल हो पा रहा है। तो आप देखोगे रेवेन्यू स्ट्रीम भी एक तरफ स्टेट्स की धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है, और कम है या फिर फिक्स है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो एक तरफ तो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, एक तरफ आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट टू रेवेन्यू जो रेशियो है वो अपने आप कम हुआ कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका बढ़ रहा है और न्यूमिनेटर आपका जो है वो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका फर्क तो सीधा पड़ ही गया, स्टेट्स को कुछ ना कुछ फायदा होगा। दूसरा, अगर स्टेट्स की रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो 2015-16 में जो 13.3% हुआ करती थी वो 2019-20 में बढ़ के कितनी हो गई, 14.5%। तो यहाँ से थोड़ा सा हेल्दी ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्टेट्स का। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये कि स्टेट्स को रेवेन्यू ट्रांसफ़र मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और साथ में ग्रांट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रांट्स मिल गए या फिर टैक्स डिवोल्यूशन जैसे कि जीएसटी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट आप देख सकते हो अभी सेंटर के पास में खुद के यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ। अभी अक्टूबर मंथ का जो कलेक्शन है जीएसटी का वो थोड़ा सा 1 लाख करोड़ के लगभग पहुंच पाया है, ठीक, 1 लाख करोड़ के लगभग, जो कि टारगेटेड था। बट फिर भी अभी पिछले जो लॉकडाउन के टाइम के पीरियड के लगभग 4-5 महीने थे उसमें तो गवर्नमेंट पूरा लॉस में गई है, ठीक है। तो दूसरा, एक तो ये कि सेंटर पे डिपेंडेंसी होना, दूसरी हम देखें कि जो स्टेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होती है वो लगभग 42% हुआ करता था पहले, टोटल ट्रांसफ़र जिसमें ग्रांट और ये सब कुछ मिला के देखो आप, ठीक है। तो 2014-15 में तो 42% था, पर 2019-20 में आते हुए 47% हो गई, जिसमें आप देखोगे 42% का डिविजिबल तो आपका शुरू हो गया जब 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। मतलब टैक्स पूल में से स्टेट्स का जो डिवीजन पहले 32% चलता था वो बढ़ करके 42% हो गया, और ओवरऑल आप देखोगे ग्रांट्स भी दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो ओवरऑल आप देखोगे तो 47% तक का मतलब सपोर्ट मिलता है, या आप देख सकते हो डिवोल्यूशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई स्टेट गवर्नमेंट की, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो एडिक्वेटली अभी सेंटर के पास में पैसा नहीं है तो वो एडिक्वेटली फंड नहीं दे पा रही है, या फिर जो भी हिस्सा स्टेट्स का है वो नहीं दे पाते, या फिर टाइम पे नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से तो बैलेंस शीट इनकी तो बिगड़ ही जाती है ना स्टेट्स की, वो क्या टाइम पे करना चाह रहे हैं। और आज आप देखो पेंडेमिक को अगर देखें तो टैकल करने में स्टेट गवर्नमेंट ही फ्रंट फाइटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता। तो अगर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी आ गई तो इस हेल्थ क्राइसिस को कैसे टैकल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। दूसरा हम देखें
स्लो डाउन है लगातार ग्रोथ में, हम देख सकते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में भी देखा जा सकता है, स्टेट और सेंटर के। और दूसरा, डेट सर्विसिंग में भी आप देखोगे, डेट सर्विसिंग का मतलब जो उधार लिया आपने उसका रीपेमेंट आप किस बेसिस पे करते हो, उसको डेट सर्विसिंग बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, चाहे आप ईएमआई दे रहे हो जिसमें थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट भी जाता रहता है। तो डेट सर्विसिंग में भी कहीं ना कहीं इशू कहीं ना कहीं आता रहता है। तो आप देख सकते हो सारा का सारा डिपेंडेंसी स्टेट्स की किस पर चली गई, सेंटर पे। इसके अलावा अगर हम देखें, लगातार डेट लेवल बढ़ता चला जा रहा है और आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अब कम बहुत हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पब्लिकेशन आई है जिसका नाम है स्टेट फिनांस अ स्टडी ऑफ बजट 2020-21। इसके बारे में स्टडी करके उन्होंने बोला है कि कैपिटल स्पेंडिंग है ना स्टेट्स के द्वारा, वो अब प्रो साइक्लिक बनी हुई है। प्रो साइक्लिक का मतलब अभी डाउन टर्न ट्रेंड चल रहा है ना, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही चलेगा। कहने का मतलब प्रो साइक्लिक का मतलब जैसा माहौल बना हुआ है ना, माहौल मार्केट में, उसी को फॉलो करती हुई आगे काम कर रहे हो। जबकि एंटी साइक्लिक आप बोलोगे तो मान लो मार्केट में तो डाउनफॉल है, बट आपको थोड़ा सा उसके ऑपोजिट ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रो साइक्लिक मतलब जो ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहे हैं और जो क्या चल रहा है, ग्रोथ को डिक्लाइन होने का, लो ग्रोथ फेज चल रहा है, और उसी को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट्स, ठीक है। तो डेट जो है अभी 25% तक तो बहुत सारे स्टेट्स का पहुंच चुका उनकी जीडीपी के कंपैरिजन में। 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, ठीक है, डेट टू जीएसडीपी, वो आप देखोगे 25% से ज़्यादा है। और आप देखोगे आने वाले टाइम पे पंजाब तो ऐसा है जिसके 40% तक पहुंच गया है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और हो जाएंगे जहां पर 25% से ज़्यादा वहां पर उधार होगा एज कंपेयर टू देयर जीएसडीपी। तो इससे हम कॉन्सिक्वेंटली ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, बट इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी। प्राइवेट सेक्टर तो देखो बिल्कुल भी विलिंग नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, भाई कोई मांगेगा भी कि नहीं, डिमांड अनसर्टेनिटीज हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है, सजेशन हम बार बार देते रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए एक्सपेंडिचर को, अगर इकोनॉमी को रिवाइवल पे लेके आना है, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। तो इस तरीके से उलझ चुकी है हमारी इकोनॉमी। इसको कहीं ना कहीं रिसेशन फेज इसीलिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बट वही चीज़ें धीरे धीरे, अब जैसे फेस्टिव सीजन आया था और उसमें थोड़ा सा रिवाइवल देखा गया, तो कोविड-19 के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ज़रूरत है अभी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। अभी प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं पर भी आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना परसेंट चल रहा है, 58.6%, जो कि हमारे नॉर्मल पिछले साल की देखी जाए तो 71.9%। मतलब आपकी फैक्ट्री में 100 प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो, उसके 100 पीसेस निकालना है, तो 100 में से आप 58.6 ही निकाल पा रहे हो, जबकि पिछले साल आप देखो तो 71.9 तक निकाल पा रहे थे। कहने का मतलब ये है, देखने वाली बात है, होता है क्या, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। बाकी हमने पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो देखा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट बाई मेजॉरिटी अलोन, राम माधव इनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो, डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग को देखें तो हम जानते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, बट हम रियलिटी जाने तो डेमोक्रेसी होती क्या है, वो जानने के लिए हमें 2500 साल पहले जब डेमोक्रेसी के बारे में शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक के एक्सपीरियंस में देखें तो एफिशिएंट चेक एंड बैलेंसेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को या डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने में, जिसमें आप इलेक्टेड और अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक बैलेंस का काम करते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। जैसे हमारे जुडिशरी है, अनइलेक्टेड ही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इलेक्टेड लेजिस्लेचर से ही आप ड्रॉ करते हो, बट फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो अनइलेक्टेड ही हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी अनइलेक्टेड ही है। तो कहने का मतलब चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करी जाए तो ग्रीक कंट्रीज़ में, ग्रीक एरिया में सबसे पहले इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ग्रीस में वहाँ पर आप देखोगे तो मोनार्की भी थी, ओलिगार्की भी थी और डेमोक्रेसी भी थी। मोनार्की मतलब राजशाही, ओलिगार्की का मतलब जो कुछ लोग, मतलब 20-80 का रेशो, जिसमें 20 लोग बहुत पावरफुल जिनके पास में रिसोर्सेज थे, मीन्स थे, वो रूल किया करते थे 80% लोगों पे। और डेमोक्रेसी जिसमें सब लोग अपने ऊपर खुद का रूल करके, खुद के अपॉइंट, मतलब इलेक्शन करा के फिर बाद में खुद का रूल खुद से डिसाइड करते हैं। तो ग्रीक सिटी की अगर बात की जाए तो 5वीं सेंचुरी में
आप 5th सेंचुरी BCE, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है, आपने बहुत सुना होगा, अरस्तु का नाम, उनकी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोनार्की तो है वो खुद की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके आगे काम करती है, जबकि ओलिगार्की है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखती है जिनके पास में मीन्स है, जिनके पास में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। जबकि डेमोक्रेसी है वो एक कॉमन मैन के लिए, हर एक इंडिविजुअल चाहे उसके पास है या नहीं है, उन सब का ध्यान रखती है। प्लेटो जो कि एरिस्टोटल के गुरु थे, उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल ही एग्रीमेंट नहीं रखा। अब क्यों नहीं रखा, आप देखते हैं। देखो, एक सिटी थी स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में आपने ये मूवी देखी होगी 300 स्पार्टन्स, ठीक है, वो मूवी, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे सिटी स्टेट है स्पार्टा, जो कि एक ओलिगार्की था। ओलिगार्की मतलब समझ गए होंगे कि वहाँ पर कुछ 20-25 लोग 100 आदमियों में से, मान लो फॉर एग्जांपल 100 आदमी थे वहाँ पे, या 300 थे, 400, 1000, 500, कितने भी, उनमें 20% लोगों के पास में पावर थी। दूसरी तरफ एथेंस, वहाँ पर आप देखोगे एक रॉ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की शुरुआत थी, आप कह सकते हो। स्पार्टन्स ने रूल किया एथेंस पे कुछ दशकों तक। तब देखोगे कि वहाँ पर जैसे ही ये स्पार्टन्स छोड़ करके एथेंस को गए, तब एथेंस के लोगों ने एक कोर्ट स्टैब्लिश किया कि हम उन लोगों को पनिश करेंगे जिन लोगों ने स्पार्टन्स को सपोर्ट किया। तो आप देखोगे लगभग 21,000 एथेंस के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो देखते हैं, सभी के सभी प्रिविलेज बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं कि अलग अलग, सभी के सभी प्रिविलेज बैकग्राउंड से, और असेंबल होते हैं एक स्टेडियम में, और ये डिक्लेयर करते हैं कि सुकरात, या फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉक्रेट्स, जिसने स्पार्टन्स को सपोर्ट किया था, उसको सजा दी जाए। अब सॉक्रेट्स को क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। इस बात से प्लेटो नाराज हो जाते हैं। ये कहते हैं कि एथेंस में जो डेमोक्रेसी है ना, ये तो क्लिप्टोक्रेसी है, करप्ट पॉलिटिकल लोगों का रूल चलता है यहाँ पे तो ये लोग दादागिरी करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी को लोकतंत्र के साथ साथ में भीड़ तंत्र भी बोलते हैं, कि भीड़ का माहौल क्या है। वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि क्या लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस माहौल क्या है बस वो कर दो। जैसे कि आज आप देख सकते हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, अमेरिका फर्स्ट एक माहौल बन गया था, उस टाइम पे जीत गए। अब फिर से माहौल बिगड़ गया कि भाई नहीं, अमेरिका अब इज बैक, तो फिर बाद में जो बाइडेन जीत गए। तो वो चीज थी ना, इसलिए इसको क्लिप्टोक्रेसी भी बोल दिया गया, प्लेटो ने बोल दिया। क्लिप्टोक्रेसी का मतलब आप जानते ही हो, एक भ्रष्ट तंत्र, ठीक है। तो ये तो शुरुआत हो गई देखो डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स का भी राइज देखा है। व्लादिमीर पुतिन है, वो भी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट हुए हैं। जो बाइडन अमेरिका में भी, वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बेसिस पे ही इलेक्ट हुए हैं। बट आप देखोगे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरीके से वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी जो बहुत सक्सेसफुल हुई है, जैसे यूएस, यूके, इंडिया, वहाँ पर भी आप देखोगे इलेक्ट और नॉन इलेक्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस देखा जाता है। वो एक दूसरे के अगेंस्ट में सेफ गार्ड की काम करते हैं कि कैसे भी करके डेमोक्रेसी कंटिन्यू बनी रहे। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सारे इस तरीके की स्केप्टिसिज्म भी निकल के आ रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब अपने आप में इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट बना था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी, और फिर बाद में वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, उन्होंने ये कहा कि असेंबली मेंबर्स आप देखोगे हमारी रॉ पॉलिटिकल विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? आप देखोगे एक इंडिविजुअल, एक, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे पैसे वाला है या नहीं है, चाहे टैक्स देता है या नहीं देता है, बट वो अब जब वोटिंग राइट को अपना यूज़ करता है तो अपनी खुद की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को शो करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसा मेरा देश होना चाहिए, कैसी सरकार मेरे देश की होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इंडिया के लोगों की मैच्योरिटी को शो करती है हमारी जो लेजिस्लेचर है, जो जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं। ये बात बोली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसी तरीके से इंडिया ने भी अपनी खुद के टाइम में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं डेमोक्रेसी ने, जिनमें इनफेमस इमरजेंसी देखी गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा कि पार्लियामेंट
आप देख सकते हो जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं वो सर्कस बन गई। एक कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम पे। जब रूलर सक्सीड करते हैं ना वन बाय वन, तो उसके बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो आप देखोगे उस टाइम पे जुडिशरी भी इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही थी, तो प्रेस की फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं सप्रेस करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो ये भी एक फेज था डेमोक्रेसी के लिए। महात्मा गांधी भी जो थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखो एक तरीके से सपोर्टर नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोली, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना वो एक स्टेराइल वुमेन है, बांझ की तरह है या फिर एक प्रोस्टिट्यूट है जो अपनी खुद के कानूनों को अपने सही तरीके से नहीं बना सकती। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का उनको एक्सपीरियंस था और उन्होंने देखा कि वो एक पार्टीशन इंटरेस्ट के लिए काम करती है कि हाँ कौन सा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल खुश रह सकता है अगर हम कोई कानून बनाते हैं, बजाय कि नेशनल इंटरेस्ट, मतलब पूरे देश के एक एक इंडिविजुअल को ध्यान में रख करके कानून नहीं बनाती है पार्लियामेंट कानून बनाती है कि 15-20% जो लोग हैं वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वहाँ पर। अब देखो तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को इतना ज़्यादा मिलता नहीं। वो बात अलग है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि वो एक आदमी को औरत नहीं बना सकते या फिर एक औरत को आदमी नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। बट इन रियल सेंस अगर देखें तो वो आदमी औरत वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंसिडर किस चीज़ को करते हैं, पार्टीशन इंटरेस्ट को, कि जो कुछ लोग हैं जिनके बेसिस पे पूरी ये सत्ता चलती है उनको हम कैसे राजी करें। ऐसे ही सोवियत रूल ऑफ रशिया की बात कर लो या फासिस्ट रूल ऑफ इटली की बात कर लो या नाजी रूल ऑफ जर्मनी की बात कर लो, तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं दी थी। ठीक है, गांधी जी ने एक चीज़ कही थी कि मेरा ये मानना है कि जब आप लोगों की सॉवरेनिटी बेस्ड एक प्योर मॉरल अथॉरिटी बेस्ड एक जो सिस्टम बनाते हो या फिर पूरा देश बनना चाहिए, उसको मैं राम राज्य बोलूँगा। कहने का मतलब एक एक इंडिविजुअल को वहाँ पर राइट मिलने चाहिए, तब जा कर के वो राइट मिले। एक एक इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी को मोरली, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्योर मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, उसको फिर मैं कंसिडर करूंगा राम राज्य। और ये उन्होंने लिखा था 1937 में अपने खुद के न्यूज़पेपर हरिजन में। इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को कहा था कि ये केवल एक टॉप ड्रेसिंग है, अंदर का घाव तो कुछ और ही है। पर हाँ ये ज़रूरी है कि एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे यहाँ पर हमारी इंडियन सॉइल की जो बेसिक एसेंस है उस पे आप ड्रेसिंग करके ऊपर एक लेयर लगा रहे हो कि हाँ चलो ठीक है हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको आप इक्वली ट्रीट करते हो। तो अम्बेडकर जी ने अपने एक स्पीच में 3 वार्निंग्स दी थी और उन्होंने वार्न किया था कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या फिर इंस्टीट्यूशनल बेसिस को ही हमें आगे यूज़ करना है, ना कि और तरीके जो कि हमने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे यूज़ किए। क्योंकि आपको पता है शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही यूज़ किया करती थी कांग्रेस, बट अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को कभी एक तरीके से सीरियस लिया ही नहीं। तो तब जा कर के जो कहते हैं ना जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जैसे लाल पाल बाल की बात हम करते हैं, उन लोगों ने फिर बाद में थोड़ा सा अपना स्टैंड चेंज किया कि भाई हम लिबरल्स नहीं हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम उग्रवादी हैं, हमें हमारी आज़ादी चाहिए ही। तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने कहा कि जो चीज़ें हमने फ्रीडम मूवमेंट से सीखी है ना, उन चीज़ों को हमें इंडिपेंडेंस के बाद में साइड करना होगा और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इंस्टीट्यूशंस को इज्जत देनी पड़ेगी, तब जा कर के हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। बाद में इन्होंने ये कहा कि अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेकर के आना चाहते हो तो आप सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी लेकर के आओ, जहां पर हमारे यहाँ पर सोसाइटी में डिवीजन है, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है, उसको ख़त्म करो। गांधी जी ने रेफर किया था कि जो टायरनी है ना ब्रिटिश रूल की, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से देखा। अंबेडकर जी ने ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जो था उसको ध्यान में रख करके लर्न किया कि क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट आप देखोगे मेजोरिटेरियन रूल के अगेंस्ट में थे कि कोई मेजोरिटी रूल ना करे। गांधी जी ने डेमोक्रेसी का मतलब ये बोला था कि एक कमज़ोर को भी उतना ही अधिकार मिले, उतना ही मौका मिले जितना कि एक स्ट्रॉन्गर को मिले। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जिसके पास में आवाज़ है उसको जितना मौका मिलता है उतना ही जिसके पास में आवाज़ नहीं है उसको भी मिले। तो आप देखोगे डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए आज देखोगे गांधी जी और अंबेडकर जी
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज अगर उनको हम रिमाइंड करें तो। आज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटीज़ की हम बात करते हैं तो उनको रिस्ट्रेंट बरतने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पब्लिक मोरालिटी क्या है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स कहता है, उसके बेसिस पे ही उनको काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स जब लीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है और इंस्टीट्यूशन अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। अमेरिका के पास में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जबकि ब्रिटेन के पास में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट आप देखोगे दोनों में वहाँ पर अपने तरीके से डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के अलग अलग कन्वेंशन से अलग अलग तरीके हैं। तो उसी तरीके से हम देखें तो अमेरिका का अगर एग्जाम्पल लें, अभी हम देखें कि जैसे ही आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो अब वो लेटर देंगे, बट अमेरिका में एक ट्रेंड है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बाहर जाता है और नया कोई प्रेसिडेंट ज्वाइन करता है वाइट हाउस को, तो उसको वो वहाँ पर एक हैंड रिटन लेटर दे के जाते हैं। तो ओबामा ने जब 2017 में ऑफिस छोड़ा था ना जनवरी में, तब डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा था और उसमें ये लिखा था कि हम केवल एक टेम्परेरी ऑक्यूपेंट्स हैं इस ऑफिस के, हम केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को गार्जियन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करना है, सेपरेशन ऑफ पावर को अपहेल्ड करना है, इक्वल प्रोटेक्शन देनी है सभी सिटीजन्स को और सिविल लिबर्टीज़ को हमें ध्यान में रख के आगे काम करना है। तो कहने का मतलब चाहे आपकी कुछ भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, आपको डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करना है। ये बात लिखी थी बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस तरीके से अगर वो कहेंगे तो एक तरीके से आप देखो कि ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी के लिए कितना अच्छा एक ये इंस्ट्रूमेंट है। ये चीज़ हमें भी लर्न करनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने ग्रेटर एम्फेसिस दिया था पब्लिक मोरालिटी पे। ठीक है, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि इंडिया की डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो कांग्रेस जो पार्टी है अभी, उसको अभी डाइल्यूट करके कन्वर्ट कर दो और एक लोक सेवक संघ में, जो कि ग्रास रूट लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक और मॉरल इंडिपेंडेंस के लिए काम करे, जिससे कि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सके। तो ट्रू गांधीयन सिस्टम की अगर बात करें तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे ही ज़्यादा विश्वास किया है। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री की भी बहुत फेवर की थी, विलेज जो रूलिंग थी, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 73rd 74th की, तो 73rd को तो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड बताया जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चलने चाहिए, जिससे कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं ना, वो अपने लिए खुद के लिए कानून बना सके। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो इसको एनविसाज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि कैसे भी करके लीडर्स जब इन पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट करेंगे तो एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाएगा, एक मॉरल एक्टिविज्म आ जाएगा, और ग्रास रूट पे जब एक्टिविस्ट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके खुद के लिए कानून बनाएंगे तो उनको फॉलो करने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नीदर शुड सी अदर एज एनिमी एंड ट्राई टू ब्रिंग देम डाउन। एक दूसरे को दुश्मनी की नज़रों से मत देखो, सब साथ में आओ, आगे बढ़ो। दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।